आज की कहानी है पोस्टमैन ने हाथ में क्या पकड़ाया। पोस्टमैन ने हाथ में पकड़ा दिया एक भूरा लिफाफा। 30-40 साल पहले इसे सरकारी डाक माना जाता था। लिफाफा किस दफ्तर से आया? कोने में एक शब्द प्रेषक लिखा दिखाई दे रहा था। आगे कुछ लिखा तो है पर अस्पष्ट है। सरकारी मोहर ऐसी ही होती थी। उसके मजमून से ही भेजने वाले दफ्तर का पता चलता। उत्सुकता से लिफाफा खोला और खुशी से उछल पड़ा। सुदूर गांव की प्राइमरी पाठशाला में मुझे शिक्षक की नियुक्ति और तैनाती देने की बाबत आदेश था। और अब भूरा सरकारी लिफाफा मुझे रंगीन नज़र आने लगा। गांव की पाठशाला एक पाठ था बचपन में। साथ में अनेक चित्र दिए थे उस पाठशाला के, ताकि शहर के बच्चों को पाठ की वस्तु स्थिति सचित्र दिखाई जा सके। वे सभी चित्र अब मेरी आंखों के सामने आ गए। साफ सुथरा स्कूल, छोटा सा मैदान, उसमें खेलते दौड़ते बच्चे, दो झूले भी जिन पर बालक बालिकाएं झूलती दिख रही होती। वहीं सामने लाइन से बने खपरेल वाले क्लास के 4 कमरे, अंदर जूट की लंबी लंबी रंगीन टाटपट्टियाँ, ऊपर घनी छांव डालते नीम और आम के पेड़। ध्यान से देखने पर एक दो चिड़िया भी बैठी दिख गई डाल पर। एक क्लास तो पेड़ के नीचे ही लगी थी। तिपाए पर ब्लैक बोर्ड था। मोटे चश्मे में सदरी डाले मार्ट साहब पढ़ा रहे थे। स्कूल का घंटा पेड़ की एक डाल से ही लटका था, जिसे एक सफ़ेद टोपी लगाए चपरासी बजा रहा होता। ईंटों पर रखा मटका और पानी पीती एक बच्ची। कक्षा के दरवाजे से अंदर दिखते पढ़ाते गुरुजी और ध्यान लगाकर पढ़ते बच्चे। कमीज़ निक्कर में लड़के और लाल रिबन लगाए बच्चियाँ, सब गुल गोथने और लाल लाल गाल वाले प्यारे प्यारे। दूर पीछे गांव के खेत, तालाब और झोपड़ियाँ दिख रही थीं, जिनके आगे भैंस गाय हरा चारा खा रही होती। गांव की तरफ एक सड़क मोड़ लेकर आती दिख रही थी। आकाश में सफ़ेद कपास के जैसे उड़ते बादल और साथ में एक पक्षियों की टोली। शायद हवा पुरवाई चल रही होगी, पर तस्वीरों में पता नहीं चलता हवा के रुख का। सरकारी किताब थी, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं, अत्यंत मनमोहक दिखाना मजबूरी थी चित्रकार की शायद। असलियत दिखाकर भूखे थोड़ी ही मरना था। गांव के स्कूल की वही पुरानी किताबी तस्वीरें मन में उतारे मैं बस में बैठ गया। गांव में रहने खाने का क्या होगा? अखबार मिलेगा या नहीं? कितने बच्चे होंगे? सह शिक्षक, प्रिंसिपल, क्लर्क, चपरासी आदि सोचते हुए मेरा सिर सीट पर टिक गया था। ए बाबू साहब, मटकापुर आएगवा, उतरो। कंडक्टर ने कंधा पकड़कर उठाया। मेरा एक बक्सा, झोला और होलडाल लेकर सड़क पर टिकते ही बस धुआं धूल उड़ाती आगे निकल गई। मेरे साथ ही एक सवारी और उतरी थी, एक महिला, उसके साथ दो बच्चे। उन्हें लेने में दो मर्द साइकिलों से आए थे। एक साइकिल पर बच्चे और दूसरी पर पीछे वह महिला बैठ गई। मुझे ऐसा आभास हुआ कि महिला साथ आए पुरुष को मेरी तरफ इशारा करके कुछ बता रही थी। पुरुष ने एक उचटती सी नज़र मुझ पर मारी, सिर हिलाया और साइकिल पर बैठकर पैडल मारता चल दिया। होगा कुछ, मैंने मन ही मन सोचा और रुमाल से चेहरा पोंछकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक गांव का कोई निशान नहीं था। इकलौती पगडंडी सड़क से उतरकर खेतों की तरफ जाती सी लगी। मैं उसी पर बढ़ लिया और मुझे चित्र की ग्रामीण सड़क याद आ गई। पता नहीं वह कौन सा गांव था, यह वाला तो पक्का नहीं था। कभी इतना बोझा मैंने उठाया नहीं था। ऊपर से मंजिल और रास्ते की लंबाई भी अज्ञात थी, वह दिशा अनिश्चित। तभी सामने से गमछा डाले एक आदमी साइकिल पर आता दिखाई दिया। मैं कुछ कहता, इसके पहले ही वह खुद पास आ गया, साइकिल से उतरा और सवाल दाग दिया, कौन हो, कौन गांव जायका है? गांव में आपको परिचय देना नहीं पड़ता, आपसे लिया जाता है। रास्ते भर में मेरा पूरा नाम, जाति, ज़िला, पिताजी, बच्चे, परिवार आदि की पूरी जानकारी साइकिल वाले को ट्रांसफ़र हो चुकी थी। 20-25 कच्चे और 2-3 मकान पक्के यानी छत पक्की वाले दिखने लगे। मेरी पोस्टिंग वाला गांव आ चुका था, मटकापुर। यह वह तस्वीर वाला गांव नहीं ही था। समझ आने लगा कि चित्रकार के रंगों का गांव हकीकत से कितना अलग होता है। वह कभी मटकापुर आया नहीं होगा। कूची भी झूठ बोलती है। गांव के स्कूल का नया मास्टर आया है, यह खबर जंगल की आग
बन गांव में फैलने लगी। बड़े बूढ़े जुटने लगे। कौन है, कौन गांव, जिला, पूरा नाम, जाति सब बार बार पूछा और बताया जा रहा था। मेरे नाम का महत्व नाम के साथ दी गई अनावश्यक जानकारी के आधार पर ही लगाया जाने लगा। किसी को समझ आया, कुछ सिर हिला रहे थे। पता नहीं कौ है, किते से आया है। खैर, मैं जो भी था, प्रारंभिक आवभगत में कमी नहीं हुई। गांव में जो व्यक्ति मेरी बिरादरी के सबसे करीब साबित हुए, उनका ही धर्म बन गया मुझे आश्रय देने का। खाना हुआ और सोने के लिए खटिया डाल दी गई। मैं अनजाने में और घोर अनिच्छा से पहले ही दिन गांव के लोगों के एक धड़े में जा बैठा था। गांव में न्यूट्रल कुछ नहीं होता। हर आदमी होता है इस तरफ का या दूसरी तरफ, या ऊंचा या नीचा, चुनो या ना चुनो। एक पाले की मोहर तो लग ही जाएगी, मतलब लगा दी जाएगी आपकी शख्सियत के लिफाफे पर। यह मोहर सरकारी वाली नहीं, सामाजिक होती है, जो दूर से ही दिख जाती है। इसका छापा जन भर का होता है। चाय की तलब बड़ी जोर से उठ रही थी। पास खड़े एक बुजुर्ग से इच्छा बताई और वे पता नहीं कहाँ से एक पीतल के लोटे में चाय भर लाए और बहुत आग्रह से ग्रहण करने को कहने लगे। उनसे बोला कि मुझे स्कूल ले चलो, तो वे बड़ी खुशी से चल पड़े। छोटा सा गांव एक मुश्त ही दिख गया। 2 मिनट बाद ही वे बोले, जेई है तुम आओ स्कूल। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस घर की तरफ इशारा किया। वे और आगे बढ़े। 2 झोंपड़ियों के बीच से रास्ता था जो आगे हाथे में खुल गया। खपरेल वाले 2 जीर्ण शीर्ण कमरे में दरवाजे थे जिनमें पल्ले नहीं थे। खिड़कियों के नाम पर दीवार में छेद भरे थे। आगे बरामदा था। ना तो वहाँ पेड़ था, ना ही हैंडपंप, और ना ही कोई घंटा लटका था। प्राइमरी पाठशाला टका पीले बैकग्राउंड पर काले रंग से पहले कभी पूरा नाम लिखा गया होगा, पर अब इतना ही बचा था। वक्त के साथ कुछ अक्षर मिट गए, कुछ शायद बजट की भेंट चढ़ गए। क्लासरूम में कटी फटी दरियां पड़ी थी। दीवार पर ब्लैक बोर्ड था ज़रूर, पर उसका काला रंग दीवार का सफ़ेद चूना खा गया। अब यह ब्लैक एंड वाइट बोर्ड बन गया था। एक कमरे पर ताला था, शायद ऑफिस होगा। बुजुर्ग ने गर्व से कहा, देखो माट साहब, कित्ते नीक है जे ई स्कूल 20-22 बच्चा आत पढ़वे खातिर। दुई मास्टर साहब है और हैं। अब आप तीसरे हो गए। आराम से कट जे इते। 11 बज रहे थे। गर्मी तेज़ थी और स्कूल में सन्नाटा पसरा था। तभी एक कुत्ता क्लास से निकलकर मुझे घूरने लगा और अनजान देख गुर्राने भी लगा। बुजुर्ग के पत्थर उठाने की एक्टिंग करते ही वह भाग गया। अनुभवी था। चाचा, बाकी स्टाफ कहाँ है, बुलाइए ज़रा, मुझे रिपोर्ट करना है ड्यूटी पर। मुझे यह वातावरण असहनीय लग रहा था। पाठशाला ऐसी भी हो सकती है। इस बीच बुजुर्ग हंसकर बोले, आइए मेरे साथ, आपको गांव दिखाते हैं। मैं बेमन से चल पड़ा। कुछ खुले में आकर उन्होंने उंगली से इशारा किया और मैंने उस दिशा में देखा। खेतों में कटाई मड़ाई चल रही थी। सारा गांव ही वहां जमा था। लोग, लुगाई, बड़े बूढ़े। गांव इस समय बहुत व्यस्त था। यह भी पता चला कि दोनों सह शिक्षक भी इसी भीड़ का हिस्सा थे। मैं ढूंढ रहा था कि स्कूल के बच्चे कहाँ थे। बुजुर्ग से पूछा तो उनका जवाब सुनकर चकित रह गया। वे बोले, बच्चे महुआ बीनने गए हैं। गांव के जमींदार के हाथे में महुआ के कई पेड़ इस समय फूलों से लदे पड़े हैं। सवेरे से फूलों की बिछायत बिछ जाती है और बच्चे उन्हीं पेड़ों के नीचे काम पर लग जाते हैं। यह भी बताया गया कि उन पेड़ों के मालिक जमींदार ऊंची जाति के थे। गांव का कोई आदमी हाथे में घुसने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। फूल उठाना तो दूर की बात, फिर बच्चे कैसे घुस आते थे? मेरा प्रश्न जायज़ था। पता चला कि जमींदार का मानस कहता है कि बच्चों की जाति नहीं होती, यानी वे पवित्र होते हैं। जमींदार की कोई औलाद नहीं थी। शायद इसीलिए उसकी भावनाओं ने धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित कर दिया था। अंतिम सवाल था कि बच्चे महुए का करेंगे क्या? बुजुर्गवार ने मेरी यह जिज्ञासा भी शांत कर दी। माट साहब, महुआ की शराब भट्टी लगी है गांव के बाहर। बच्चे फूल बीनकर निहोरे को दे आते हैं और वह उसकी देसी शराब खींचता है। बदले में बच्चों को रेवड़ी मिलती है। मतलब वे यह भी बता गए कि गांव में नशेड़ियों की कमी नहीं थी, जो मेरे लिए एक और बुरी खबर भी थी।
गरीबी में यह नशा मिल जाए तो घर बकरी खेत बिकवा दे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का नंबर तो बाद में आता। मुझे कुछ सोचता देख बुजुर्ग मुस्कुराए। वह तो सुधा बहन जी ही लगी हैं गांव सुधारने में, वरना यह गांव तो कब का शराब की भट्टी में जल डूब जाता। सुधा बहन जी मेरे चेहरे पर प्रश्न देख वे बोले, माठ साहब यह समझिए कि ऊपर वाले ने ही बहन जी को भेजा। वक़्त पर हम मिलवा देंगे, नहीं तो वे खुद ही फेरा मारती रहती हैं। हो सकता है आपके आने की खबर उनको भी मिल चुकी हो। आसपास के गांव के लोग लुगाई उन्हें खूब जानते व मानते हैं। मुझे लगा जैसे गांव में कोई तो एक चेतनापुंज था। बहन जी आसपास की होंगी और खबर लग गई, मतलब उनका अपना सूचना तंत्र भी विकसित लग रहा था और उनकी अपनी एक साख भी गांव में थी, यह भी स्पष्ट हो गया था। इतनी भद्र जगह में गांव के लोगों की भलाई के लिए सोचने वाली बहन जी से मिलकर अपने स्कूल के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मैं इन विचारों में खोया हुआ उस कमरे पर आ गया जिसमें मेरा सामान रखवा दिया गया था। एक डेढ़ दिन की रोटी अचार सब्जी का राशन साथ लाया था, वह काम आ गया। मालिक मकान ने खुले में खटिया डालकर गद्दा फैला दिया था और पास एक घड़ा व कुल्हड़ भी धर दिया था। गर्मी की रातों में तारों भरा खुला आकाश, चांद, टूटते तारे और स्पुतनिक को आते जाते देखना मेरे लिए स्वप्निल अनुभव था। चारों तरफ से कभी सियार तो कभी गीदड़ व उल्लू तो कभी ना जाने किस पशु की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती रही और मैं ठीक से सो नहीं पाया। एक कहावत सुनी थी कि गांव की सुबह और शाम जितनी चित्ताकर्षक होती है उतनी ही दोपहर और रात डरावनी। उस कहावत को सच होते देख रहा था। तड़के चारों तरफ की हलचल ने मेरी आंख खोल दी। 5:30 बज रहे थे, पर लग रहा था जैसे पूरा गांव काम पर लग गया था। गाय भैंसों के तबेले में काफ़ी काम चल रहा था। महिलाएं भी चूल्हे चौके की तैयारी में थी। कहीं हैंडपंप चल रहा था तो कहीं कुओं से पानी खींचा जा रहा था। कोई कपड़े धो रहा था तो कोई मिट्टी से पीतल के बर्तन रगड़ रहा था। गांव जाग चुका था। मैं भी लोटा लेकर खेत हो आया। आदत नहीं थी आड़ देखकर खुले में बैठने की। अपने घर कस्बे और गांव का अंतर मुझे दिखने लगा और पहली बार मुझे लगा कि इस वातावरण को में खुद को ढालने के लिए खासी मेहनत ही नहीं, बहुत सारा त्याग भी करना पड़ेगा। उस पुस्तक वाले चित्रकार के चित्र में लोटा आड़ थोड़ी ना दिखाया गया था। कुएं पर पहली बार पानी खुद खींचकर स्नान करके कपड़े पहनकर रेडी होते ही चाय की तलब ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जीभ चाय का जुगाड़ ढूंढने लगी थी, पर गांव में कोई होटल नहीं था। इधर उधर देखा, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी वही कल वाले बुजुर्ग आते दिखाई दिए और अभिवादन कर आत्मीयता से निकट आ बैठे। और सुनाओ माठ साहब, कैसी रही रात? कौनो दिक्कत? के साथ ही उन्होंने किसी राधे को आवाज़ दी जो कुएं पर कपड़े पटक रहा था। राधे कपड़े वैसे ही छोड़कर पास आ गया। बुजुर्ग उससे बोले, जल्दी से नहाए लेओ और दिन भर माठ साहब के साथ रहो, काहे से कि आज इनका पहला दिन है। अब जे गांव में रहेंगे यहीं, कौनो दिक्कत ना होए के चाही, समझे? जाओ चाय ले आओ पहले। राधे तुरंत बोला, आप बैठा, हम गुड़ की चाय बनाए लात। बुजुर्ग ने मेरा चार्ज जवान राधे को सौंप दिया था। बुजुर्ग कुछ देर उसे अलग ले जाकर समझाते रहे और मुझसे विदा लेते हुए बोले, हम इसे सहेज दिए हैं आपको, जो चाहिए इसे बता दीजिए, अपना आदमी है। मैंने झुककर बुजुर्ग का आभार माना। वे हंसते हुए खेतों की तरफ चले गए। मुझे कुछ रिलैक्स फील हुआ कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। राधे कुछ ही देर में आ गया और हम दोनों खेतों की तरफ निकल पड़े। अभी 8 ही बजे थे, स्कूल तो 10 बजे खुलना था। जाहिर था कि ये खेत बुजुर्ग के ही थे। राधे सब बताता चल रहा था, कौन तिकड़मी है, कौन सज्जन, कौन नेता और कौन सरपंच। प्रधान जी, पटवारी जी, पेशकार जी, पुलिस चौकी के मुंशी जी, दरोगा जी, वकील साहब, फौजदारी दीवानी, तहसील, ब्लॉक दफ्तर, नहर दफ्तर, बिजली ऑफिस, मंडी आड़त और पता नहीं क्या का। राधे की बातें चलती ही जा रही थी। गांव का वह बाल पुस्तक चित्र अब स्वच्छता छोड़
छींटदार होता जा रहा था और अचानक चित्र के रंग मुझे उतने चटक नहीं लग रहे थे। अब मुझे यह भी लगा कि गांव शब्द चित्र को शहरी बच्चों के मन में अति शुद्ध रूप में ही दिखाया गया था। हम दोनों बात करते हुए एक खाद की दुकान के सामने आ खड़े हुए, जिसके बाहर एक टप्पर में चाय बनती दिखाई दी। चाय में शक्कर डलते देख मेरी जान में जान आई, क्योंकि सवेरे वाली गुड़ की चाय से मेरा मूड और मुंह कसैले हो गए थे। सुनी तो थी, पर गुड़ की चाय आज पी पहली बार। पर 2 कुल्हड़ शक्कर वाली चाय पीने से लगा जैसे जीभ पर चीनी चिपक गई हो। कुल्ला करके जब मैं हैंडपंप का खारा पानी पिया, तब जाकर राहत महसूस हुई। अचानक खाद की दुकान का शटर उठने की गड़गड़ाहट ने मेरा ध्यान खींचा। एक सज्जन दुकान खोलकर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखते ही लगा कि इन्हें अभी अभी कहीं देखा है। राधे ने प्रसाद बाबू आवाज़ देकर उन्हें बुलाया। प्रसाद बाबू ने राधे के साथ मुझ अजनबी को देख हम दोनों को दुकान में आने का इशारा किया। आप तो कल ही बस से उतरे थे ना तिगाला पर? ओह, तो मेरे आने की खबर फैल चुकी थी। गांव का सूचना तंत्र इतना चुस्त होता है, आज आंखों से देख लिया। बातचीत में अनोखी बातें पता चली। ये सज्जन मेरे स्कूल में ही सहायक शिक्षक थे, बगल के गांव में रहते थे। खुशी हुई अपने एक सहकर्मी से मिलकर, पर इस वक्त तो उन्हें स्कूल के लिए तैयार होना था। हालांकि वे खाद भंडार खोल रहे थे। दूसरी खबर जो उन्होंने दी उसने मुझे चौंका दिया। मेरे कल सवेरे बस से उतरने की खबर उन्हें कल दोपहर को मिली थी सुधा बहन जी से। ये बहन जी के गांव के ही थे जो आधे कोस पर था। सुधा बहन जी को खबर लग चुकी होगी, कल ही मुझे बताया गया था। यह बात सही निकली। कौन है ये सुधा बहन जी? मैं उत्सुक हो चला। आप नाश्ता कर लीजिए, मिलते हैं स्कूल में। बोलकर वे दुकान की गद्दी सहेजने लगे और मैं व राधे सड़क पर निकल गांव की तरफ चल पड़े। मुझे यह समझते देर न लगी कि स्कूल की नौकरी यहाँ साइड बिजनेस था। स्कूल की नौकरी पर गए नहीं गए सब चलता है। घर की दुकान छोड़कर कोई नौकरी करता है क्या? राधे मुझे स्कूल में छोड़कर चला गया और मैं स्कूल का चक्कर मारकर एक क्लासरूम में आ गया। ज़मीन पर बिछी बेतरतीब दरियों को झटक कर उन पर जमी धूल उड़ाई और आलों में रखी अगड़म बगड़म चीज़ों की साफ सफाई में जुट गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे पड़े लटक रहे थे और पूरे फर्श पर किताब कॉपियों के पन्ने, टूटी पेंसिल, चौक और बकरी व कुत्ते की लीद भी बिखरी पड़ी थी। गंदगी देख कर मुझे जुनून सा चढ़ गया कि क्लासरूम को आज साफ करके ही रहूँगा। मेरे स्कूल में आने का असर कम से कम यह खाली कक्षा ही देख ले। नमस्ते जी, मैं सुधा। मेरे पीछे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी और मैं मुड़कर देखने लगा। औसत ऊंचाई और मध्यम कद काठी की महिला दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। मेरे हाथ में झाड़ू देखकर वह मुस्कुरा उठी और मैं थोड़ा झेंप कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभिवादन के बाद परिचय हुआ और अचानक मुझे ध्यान आया कि महिला तो वही थी जो कल बस से उतरते ही दिखी थी और मेरे बारे में किसी को कुछ बता रही थी। वह भी मुझसे यही बोली कि कल देखते ही वह समझ गई थी कि यह परदेसी व्यक्ति गांव के स्कूल का नया टीचर ही होना चाहिए। हम दोनों के बीच वातावरण सहज हो चला था। उसने मेरी पूरी जानकारी ली और अपना बताना शुरू किया। वह पड़ोस के गांव में ही रहती थी और खुद से ही गांव की महिलाओं की भलाई के लिए कुछ अच्छा करने के विचार से उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रही थी। गरीब और अनपढ़ महिलाओं के समूह बनाने का कार्य उसने लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू किया था। धीरे धीरे गांव की महिलाओं का आना जाना शुरू हुआ और समूह एक मनोरंजन व मिलने जुलने का केंद्र बन चला, जहां चूल्हे चौके सिलाई बुनाई की बातों के अलावा नियमित अति लघु बचत की बात भी सुधा जी करती। हर महीने एक बैठक होती जिसमें हर महिला 5 या 10 रुपये एक टिन के डब्बे वाली गुल्लक में डालती और सुधा जी एक कॉपी में सबका हिसाब खाता लिखती जाती। गुल्लक में अब तक 2-1 हज़ार रुपये जमा हो चुके थे, जिसे महिलाओं को अति लघु ऋण राशि यानी 150 रुपये के रूप में दिया जा रहा था, जिसे वे सभी कभी डलिया बर्तन खरीदती तो कभी झोंपड़ी ठीक करवाती। सुधा जी का यह महिला समूह लघुत्तम बैंक आसपास काफ़ी लोकप्रिय हो चला था। उनके पति आयुर्वेद के डॉक्टर थे। घर में ही दवाखाना था।
सस्ती व कारगर दवाइयाँ देने की वजह से उनका भी इलाके में नाम था। घर की खेती बाड़ी थी, सो कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। उनके दोनों बच्चों के नाम मेरे ही स्कूल में लिखे थे, पर पढ़ाई लिखाई खास ना होने से सुधा जी दुखी थी। मुझे समझते देर न लगी कि एक माँ अपने बच्चों की शिक्षा की आशा लिए ही मेरे पास आई थी। उन्होंने बताया कि उनके 2 वर्षों के ज़मीनी कार्य के अब अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलने लगे थे और अब उनके लिए 2 मुख्य कार्य करने ज़रूरी थे। पहला कार्य महिला समूह शक्ति के द्वारा गांव में लगी महुआ शराब की भट्टियों को हटाना और दूसरा गांव के बच्चों को नियमित स्कूल भेजना ही नहीं, बल्कि उन्हें वहां 3-4 घंटे बैठाना ताकि वे कायदे से पढ़ने की आदत डाल सकें। ध्यान से देखने पर पता चल ही गया था कि दोनों बातों का आपस में गहरा संबंध था। सुधा जी के साथ हुई लंबी वार्तालाप ने मेरे अंदर उत्साह का संचार किया। मैं समझ गया कि अब आने वाले समय में हम दोनों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि इस विद्यालय की शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी बदल सके। महुए की भट्टियां सिर्फ नशा ही नहीं बेच रही थी, बल्कि घर गांव में लड़ाई झगड़े मारपीट रोना धोना मचाए रहने का भी कारण थी। मजदूरी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा निहोरे की जेब में जा रहा था, जिसकी वजह से गांव के बच्चों पर विपरीत असर पड़ रहा था। सच तो यह भी था कि कुछ बच्चे भी महुए का नशा करने लगे थे। यह सब तुरंत रोकने की ज़रूरत सभी को लग रही थी, पर बिल्ली के गले में घंटा बांधे कौन वाली बात थी। गांव में फैली महुए की नशीली खुशबू को खत्म करने के लिए स्थानीय महिलाओं का लामबंद होना ज़रूरी था और यह कार्य सुधा जी ने बखूबी अपने हाथों में ले लिया था। कसर थी तो बस विद्यालय से मदद मिलने की, जो उन्हें अब तक मिल नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ के वातावरण में भी स्थानीय महुआ घुल मिल चुका था। मेरा परदेसी होना सुधा जी को और उनका स्थानीय होना मुझे इस मिशन के लिए वरदान ही लगा। महुए की क्यारी को हटाकर ज्ञान के केसर की पौध लगाने के लिए उचित मौसम की ज़रूरत थी, जो अब बदलने वाला था। समय बीत चला और मैं गांव के रहन सहन में ढल चला था। धीरे धीरे मेरी संगत बढ़ने लगी और मेरे दोनों सहकर्मी भी मेरे साथ जुड़ गए। सरकारी बजट का धन सही दिशा में लगने लगा। स्कूल के प्रांगण अब गुलजार हो चले थे और बच्चों की आमद में भारी इजाफा हुआ। स्कूल में घंटा भी लग गया और तिपाई पर बड़ा सा मटका भी आ टिका और स्कूल का नाम भी नए पेंट से रंग दिया गया। कुछ ही महीनों बाद स्कूल के मैदान में झूले भी लग गए। बचपन के उस कलाकार ने गांव के स्कूल का जो चित्र मन मस्तिष्क में चिपका दिया था, अब आंखों के सामने साकार हो चला था। सुधा जी की जीवटता के कारण स्थानीय प्रशासन भी साथ आया और महुए की भट्टियां जमींदोज हो गईं। सुधा जी के कानों में मैंने एक मंत्र और फूंक दिया, मुफ्त प्रौढ़ शिक्षा का, जिसे सुनते ही उन्होंने महिला समूहों को इसका आधार बनाने की बात करके मेरे मन की बात कर दी। बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, सभी को जाति धर्म अगड़े पिछड़े की दुर्गंध वाली महुए की भट्टी से निकालकर शिक्षा व ज्ञान की ताज़ी हवा में लाने की इच्छा अब हकीकत बनती नजर आने लगी थी। नन्हे बच्चों की फितरत तो केसर के फूलों की तरह खिलने और सुगंधित होने की थी, महुए के फूल की शराब बन गंधाने की नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।